जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार यादव आप सभी का स्वागत करता हूं सृष्टि ज्ञान केंद्र में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं के इतिहास को और जिसमें चल रहा है अध्याय 8 जिसका नाम है किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य 16वीं से लेकर 17वीं सदी तक। यह अध्याय प्रमुख तौर पर आपको पता है मध्यकाल के ऊपर आधारित है और प्रमुख तौर पर अकबर के शासन के समय के बारे में आपको बता रहा है। और आपने इस किताब में ये जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं ये प्रमुख तौर पर आईने अकबरी में लिखी गई बातों को ध्यान में रखकर अध्याय लिखा गया और उसी चीज को आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें अभी तक आपने आईने अकबरी को समझ लिया है कि आईने अकबरी का क्या महत्व है मुगल साम्राज्य को समझने के लिए, खास करके अकबर के शासनकाल को समझने के लिए। आपने उस समय के समाज को समझ लिया, जातीय व्यवस्था को समझ लिया और उस समय के ग्रामीण व्यवस्था को भी समझ लिया, किसानों की दशा और दिशा को भी समझ लिया। अब हम चल रहे हैं जमींदारी प्रथा को समझने, जमींदारों की भूमिका को समझने कि जमींदार किस प्रकार की भूमिका निभाते थे, किसके बीच में, राज्य और किसान के बीच में। मतलब राजा और किसान के बीच में जो अंतर संबंध था वो अंतर संबंध किसके माध्यम से जुड़ा हुआ था, जमींदार के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं और विस्तार से समझते हैं कि मुगल दरबार में या मुगल साम्राज्य में जमींदारों की क्या भूमिका थी और ये किस प्रकार से आपके किसान को साम्राज्य से जोड़ने का काम करते थे। जमींदार ग्रामीण समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व अथवा हिस्सा था, साफ शब्दों में इसने कह दिया। यद्यपि इनकी आमदनी का प्रमुख स्रोत खेती था, परंतु ये स्वयं कृषि उत्पादन नहीं करते थे। जमींदारों के महत्व के कई कारण थे। पहला तो था उनका अपनी जमीन का मालिकाना होना, दूसरा उनकी जाति और तीसरा यह कि यह लोग राज्य को कुछ विशेष प्रकार की खिदमत या सेवाएं देते थे। इस प्रकार ग्रामीण समाज में जमींदारों को ऊंची एवं खास हैसियत थी, जिसके कारण उन्हें कुछ विशेष सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाएं भी प्राप्त थी। मतलब ये अपनी जमीन के खुद मालिक होते थे और इनकी जाति बहुत विशेष होती थी, मतलब ये अपर कास्ट लोग होते थे, ठीक है। और ये साम्राज्य को कुछ सेवाएं प्रदान करते थे, जिसके कारण इनकी सामाजिक और राजनीतिक हैसियत गांव के अन्य लोगों से कहीं ज्यादा होती थी। और ये गांव के एक प्रकार से कनेक्टर होते थे, किसके साथ, साम्राज्य के साथ, ठीक है। जमींदारों की शक्ति में वृद्धि करने में एक और भी तत्व सहायक रहा और वह यह था कि उनके द्वारा बहुधा राज्य की ओर से कर वसूल करना। आ गई ना बात कि ये लोग राज्य के लिए कर वसूल करने का काम भी करते थे। अब भाई आपका मैं टैक्स कलेक्टर हूं तो आपके लिए मैं महत्वपूर्ण होऊंगा कि नहीं होऊंगा, स्वाभाविक सी बात है। आपकी पूरी की पूरी आर्थिक धुरी, आपका पूरा का पूरा आधार तंत्र मेरे कंधों पर है, तो आपके लिए मैं महत्वपूर्ण होना स्वाभाविक ही हो जाऊंगा। किसी भी फैक्ट्री के लिए उसके मजदूर उसके आधार है, उसका आधारभूत स्तंभ है, बिना उनके फैक्ट्री काम नहीं कर सकती है। समझ में आई बात। तो लेबर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी फैक्ट्री के लिए, समझ में आई बात। तो वैसे ही राजा के लिए यहां पर जमींदार था। क्यों? क्योंकि वो किसानों से उसके लिए टैक्स कलेक्ट करने का काम करता था, ठीक है। उनके सैनिक संसाधनों ने भी उनकी प्रतिष्ठा एवं शक्ति में अत्यधिक वृद्धि की। अधिकांश जमींदारों के पास अपनी व्यक्तिगत सैनिक टुकड़ियां होती थी, जिनमें पैदल सिपाहियों के साथ साथ घुड़सवार और तोपखाना भी होता था। देख रही हो आप जमींदार कितने ताकतवर हैं, उनके पास अपनी खुद की सेना भी होती थी, पैदल सैनिक भी होते थे, घुड़सवार सैनिक भी होते थे और तोपखाना भी होता था। तो देखो आप कितने ये लोग ताकतवर होते थे। कुछ के पास किले भी होते थे, कुछ जमींदारों के पास तो किले भी होते थे। जमींदारों के पास अपनी व्यक्तिगत विस्तृत भूमि होती थी, इसे मिल्कियत अथवा संपत्ति कहते थे, जिसे जमींदार अपनी इच्छा अनुसार बेच सकता था, गिरवी रख सकता था अथवा किसी अन्य के नाम कर सकता था। इस जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी, परंतु सामान्यतः इन पर काम करते थे दिहाड़ी के मजदूर अथवा पराधीन मजदूर, मतलब बंधुआ मजदूरी करने वाले लोग। धीरे धीरे जब उत्तर भारत में जमीन की बड़ी बड़ी पट्टियों पर इन जमींदारों का नियंत्रण
हो गया तब इनकी जमींदारियां अस्थायी हो गई तथा इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में और भी अधिक वृद्धि हुई। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे जमींदारों ने अपनी जमींदारी को अपनी पुश्तैनी बना लिया, बड़ी बड़ी लैंड को अपनी होल्डिंग में ले लिया, और जैसे जैसे इनकी लैंड होल्डिंग बढ़ी वैसे वैसे इनका राजनीतिक और सामाजिक कद भी बढ़ने लगा। स्वाभाविक सी बात है कि जितना आपका राजनीतिक कद बढ़ेगा उतना ही आपका समाज में रुतबा भी बढ़ेगा। आपके सामाजिक कद का निर्माण आपकी हैसियत करती है। आपकी जेब में जितना पैसा उतना ही आपकी सामाजिक हैसियत होती है। ये यथार्थ सत्य है, ये यथार्थ सत्य है। इस प्रकार मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था में मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था में सामाजिक संबंधों की शीर्ष पर था जमींदार। यद्यपि यह था तो शोषण करने वाला वर्ग, परंतु फिर भी विभिन्न स्रोतों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि कृषक वर्ग से उनके संबंधों में पैतृकवाद, संरक्षण एवं पारंपरिकता का पुट था। इस तथ्य की पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। पहली बात तो यह कि भक्ति संतों ने जहां जातिगत एवं अन्य प्रकार के अत्याचारों की खूब निंदा की, वहां उन्होंने जमींदारों अथवा साहूकारों को किसानों के शोषक या उन पर अत्याचार करने वालों के रूप में चित्रित नहीं किया है। दूसरी बात यह है कि 17वीं शताब्दी में बहुत बड़ी संख्या में हुए कृषि विद्रोहों में जमींदारों को राज्य के विरुद्ध अधिकांशतः कृषकों का समर्थन ही प्राप्त हुआ। इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्यकाल में कृषकों का आक्रोश राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध ही था, जमींदारों के विरुद्ध नहीं। कृषकों और जमींदारों का संघर्ष तो ब्रिटिश राजस्व नीतियों का ही परिणाम दृष्टिगोचर होता है। मतलब ये स्पष्ट तौर पर पता चलता है कि मध्यकाल के जो जमींदार थे वो किसानों के हितैषी थे, वो किसानों के विरोधी नहीं थे। लेकिन देखो, बड़े लोग हमेशा शोषण करते हैं, हमेशा ये है, जो अमीर है वो शोषण करेगा ही करेगा। शोषण करने के तरीके अलग होते हैं लेकिन शोषण वो करेगा ही करेगा। कोई मीठी छुरी से शोषण करता है और कोई डंडे की नोक पर करता है। शोषण तो गरीब का होता ही होता है। समझ में आई बात? गरीब शोषण के लिए ही पैदा हुआ है। जब तक गरीबी रहेगी तब तक शोषण होता रहेगा, और जिस दिन आप अमीर बन जाएंगे उस दिन आप उनका शोषण करने लगेंगे। ये यथार्थ सत्य है और इस सत्य को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता, और परिवर्तित ये तभी होता है जब आपके अंदर शैक्षिक योग्यता पैदा होती है। उससे पूर्व तो आप शोषण के शिकार हैं। समझ में आई बात? आगे सुनो। भू राजस्व प्रणाली क्या थी? भू राजस्व प्रणाली अकबर के शासनकाल में। भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, इसीलिए प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व ही रहा। यद्यपि आय के अन्य स्रोत भी थे, परंतु उनसे होने वाली आय भू राजस्व से होने वाली आय की तुलना में न के बराबर थी। इस दृष्टिकोण से समय समय पर विभिन्न शासकों ने भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करने के विभिन्न उपाय किए। राज्य ने यह भी प्रयास किया कि कृषि उत्पादन पर उसका नियंत्रण बना रहे। समय समय पर भूमि की पैमाइश के विभिन्न तरीके अपनाए जाते रहे तथा उपज के आधार पर राज्य का हिस्सा अथवा भू राजस्व की दर निर्धारित करने के भी प्रयास किए जाते रहे। चूंकि मध्यकाल में साम्राज्य अत्यधिक विस्तृत था, इसीलिए यह भी आवश्यक था कि कृषकों एवं भू राजस्व के संबंध में राज्य की नीतियां स्पष्ट हों तथा एक राजकीय प्रशासनिक तंत्र हो जो वित्तीय व्यवस्था की देखरेख करे तथा उस पर नियंत्रण रखे। मतलब मुगल काल में राजस्व प्रणाली का पूरा जिम्मे किसके हाथों था? टोडामल महाराज के हाथों में था। किसके हाथों में था? टोडामल महाराज। ठीक है, तो वो संभालते थे पूरा का पूरा राजस्व तंत्र। तो पूरे के पूरे साम्राज्य में एक जैसी राजस्व व्यवस्था थी। मतलब मुगल काल की ये एक बड़ी विशेषता है, खास करके अकबर के शासन के समय की, कि उसके शासन में पूरे के पूरे साम्राज्य में एक जैसी ही राजस्व प्रणाली थी, न कहीं कम न कहीं ज्यादा। मतलब एक जो डिपार्टमेंट को संभाल रहे थे ना, वो बहुत ही
बेहतरीन और कुशल व्यक्ति थे इस मामले में। तो इसलिए राजा अकबर के दरबार का राजस्व तंत्र बहुत बेहतरीन माना जाता था, बहुत ही बेहतरीन। ठीक है। अकबर के पूर्व भू राजस्व प्रणाली, अकबर से पहले भू राजस्व प्रणाली कैसी थी सुन लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। प्रारंभिक दो मुगल शासकों बाबर एवं हुमायूं के शासन काल के दौरान सल्तनत काल के ही राजस्व प्रणाली जारी रही, जिसके अंतर्गत भूमि एवं उपज की नाप तौल अथवा जांच पड़ताल कराए बिना ही पुराने राजस्व के आधार पर राजस्व वसूल किया जाता था। बाबर के स्मरण एवं गुलबदन बेगम के हुमायूं नामे से तो तत्कालीन भारत की आर्थिक स्थिति अथवा भू राजस्व व्यवस्था का बहुत कम ज्ञान हो पाता है, परंतु आईने अकबरी में आर्थिक व्यवस्था का पर्याप्त वर्णन मिलता है। प्रशासन के अन्य अंगों के ही समान राजस्व व्यवस्था में भी सुधार करने का श्रेय अकबर को ही है। सल्तनत युग में राजस्व व्यवस्था का आधार था इस्लामी सिद्धांत, जिसमें 4 करों को मान्यता थी, खराज, खमस, जकात एवं जजिया। परंतु अकबर की राजस्व नीति हिंदू सिद्धांतों के अधिक निकट थी। यद्यपि कर की दर हिंदू व्यवस्था में निर्धारित करों से ही अधिक थी। मतलब मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उस समय उसका राजस्व आयोग कौन संभाल रहा था? महाराज टोडामल। तो इसीलिए उन्होंने इस्लामी तंत्र के इस्लामी आधार के जो कर व्यवस्था थी, उस कर व्यवस्था को रिप्लेस कर दिया था हिंदू कर व्यवस्था से। कर बहुत भारी थे, लेकिन भारतीयों के हिसाब से थे, वो दूसरे नहीं कि हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं तो हमें जजिया भी देना पड़ेगा। जजिया एक धार्मिक कर होता है, जजिया एक धार्मिक कर है। तो अकबर के दरबार में जजिया, अकबर के साम्राज्य के समय काल में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। यद्यपि अकबर द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था ही लगभग संपूर्ण मुगल काल में चलती रही, यद्यपि शाहजहां एवं औरंगजेब ने इसकी कुछ विशेषताओं को त्याग दिया था। भूमि संबंधी सुधारों की शुरुआत का श्रेय शेर शाह को है। उसने भूमि का, ये याद रखना है, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है कि भूमि सुधार का भारत में भूमि सुधार का कार्य किसने प्रारंभ कराया? तो शेर शाह सूरी ने कराया। भूमि संबंधी सुधारों की शुरुआत का श्रेय शेर शाह को है। उसने भूमि का विधिवत सर्वेक्षण कराया था, उसकी माप कराई। भूमि की उपज का 1/4 भाग भूमि राजस्व के रूप में निर्धारित किया गया, परंतु शेर शाह को शासन करने के लिए केवल 4 वर्षों का समय मिला, जिसमें वह भूमि संबंधी सुधारों को पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं कर पाया। उसकी मृत्यु के बाद उसके द्वारा बनाए गए कानून निष्प्रभावी हो गए। हुमायूं जब दोबारा सिंहासन पर बैठा तो वह इस ओर ध्यान नहीं दे पाया। इस कारण भूमि संबंधी सुधारों की वास्तविक शुरुआत का कार्य अकबर ने ही किया। मतलब अकबर ने ही वास्तविक तौर पर मुगल साम्राज्य को भारत में स्थापित किया है, और उसने ही भूमि सुधार, कर सुधार, ये सारी की सारी चीजें प्रारंभ कराई हैं। उससे पूर्व किसी ने भी ये काम सही ढंग से नहीं किया है, किसी ने भी उतनी बेहतरीन तरीके से इन कामों को अंजाम नहीं दिया है जितनी बेहतरीन तरीके से इन कामों को अंजाम देने का काम अकबर ने किया, उतना बेहतर किसी ने भी नहीं किया। और अकबर के दरबार में उसके 9 रत्न थे, और वो 9 रत्न अपने अपने कामों में दक्ष थे, अर्थात एक्सपर्ट थे अपने अपने कामों में। इसलिए ये माना जाता है कि अकबर ने जो किया बहुत ही बेहतरीन किया, क्योंकि उन कामों को अंजाम वो लोग दे रहे थे जो अपने फील्ड में बेस्ट थे। देखो, राजा ऐसा ही होना चाहिए, बेस्ट लोगों की टीम अपने साथ रखता है। राजा ही बेस्ट नहीं होता, राजा के अंदर सारी खूबी नहीं होती। राजा उन खूबियों वाले लोगों को मैनेज करने का काम करने में एक्सपर्ट होता है। समझ में आई बात? तो वो है राजा। राजा तब कहलाता है जब वो एक्सपर्ट लोगों को मैनेज करना जानता हो। समझ में आई? उनसे अपना काम निकलवाना जानता हो, वो है एक्सपर्ट। समझ में आई बात? आगे सुनो, आगे क्या कहता है? आगे कहता है, सुनना बहुत ध्यान से, ठीक है। अकबर के प्रारंभिक प्रयत्न, अकबर ने क्या प्रारंभिक प्रयत्न किए हैं, इसको भी जान लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। अकबर ने भूमि राजस्व व्यवस्था में समस्त स्तरों पर सुधार किए।
1560 में बैरम खां के हाथों से शासन की बागडोर ले लेने पर अकबर को पता चला कि उसका बहुत सा राज्य तो उसके अधिकारियों और सैनिकों में ही बटा हुआ है और बादशाह के हाथों में भूमि का थोड़ा सा अंश है जिसे खलासा कहते हैं। यह राज्य के हित में था कि जागीरदारों को संतुष्ट रखा जाए। अंततः जागीरों के लगान को बढ़ाकर दिखाया गया था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण राज्य का लगान जितना था उससे अधिक दिखाया गया था। इसीलिए सरकारी खजाने में भी जितना रुपया होना चाहिए था उससे बहुत कम था। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि एक समय अकबर को जब थोड़े से रुपयों की जरूरत पड़ी तो खजाने में कुछ भी नहीं निकला। इस घटना ने उसे शीघ्रताशील आर्थिक व्यवस्था की ओर पूरा ध्यान देने के लिए बाध्य किया। इसके पश्चात उसने वित्त विभाग की हालत सुधारने के दृष्टिकोण से अनेक प्रयोग किए। प्रथम प्रयोग 1563 में किया गया जब उसने एतमाद खां को खलासा भूमि की जिसमें आगरा, दिल्ली तथा लाहौर का एक हिस्सा शामिल था, देखभाल करने के लिए नियुक्त किया। ये 2.5 प्रांत कई क्षेत्रों में विभक्त किए गए तथा प्रत्येक से 1 करोड़ दाम अर्थात 2.5 लाख रुपए की आय निर्धारित की गई, परंतु इससे कर प्रणाली में कोई मूल परिवर्तन नहीं हुआ था। अभी भी शेर शाह के द्वारा निर्धारित कर निर्धारण प्रणाली जो हुमायूं के समय भी चालू रही, जमीन की स्थानीय माप जोग हो जाती थी तथा सम्राट द्वारा निश्चित हुई फसल की किस्मों के दामों पर ही सरकारी कर की मांग नगदी के रूप में कर दी जाती थी। जो भाव एवं मूल्य निश्चित किए जाते थे वे सभी परगनों पर लागू होते थे और प्रायः वही होते थे जो राजधानी में अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित होते थे। मतलब राजा का ना बहुत ज़्यादा प्रारंभिक तौर पे इसको बहुत चीज़ें समझने में समय लगा। बहुत ही कम उम्र में ये बादशाह बन जाता है। कितनी उम्र में पता है? 14 साल की उम्र में। 14 साल की उम्र में वो बागडोर अपने हाथों में लेता है। एक लंबे समय तक बैरम खान उसका संरक्षक रहता है, लेकिन जब वो देखता है कि बैरम खां उस पर हावी हो रहा है तो वो बैरम खां की इस नीति का विरोध करता है और उन्हें भेज देता है कहाँ? मक्का मदीना कि जाओ अब तुम हज करो, अब मैं चलाऊंगा साम्राज्य को। और जब उसने ये सारी चीजें देखी तो उसको पता चला कि परिस्थितियां आर्थिक तौर पर तो हम कंगाल हो गए हैं और अगर ऐसी ही कंगाली बनी रही तो ये साम्राज्य चल नहीं पाएगा। अगर इस साम्राज्य को सच में एक मजबूत साम्राज्य बनाना है तो इसे आर्थिक तौर पर मजबूत करना ही पड़ेगा। बिना आर्थिक तौर पर मजबूत किए साम्राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। साम्राज्य आगे तभी बढ़ेगा जब वो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। जब वो आर्थिक तौर पर मजबूत होगा तो लोग भी उससे जुड़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? देश ही तो कहूंगा ना मैं उस टाइम भी। ठीक है, तो इस बात को अकबर ने समझा और फिर आगे क्या किया सुनना ध्यान से। 1566 में दूसरा परीक्षण किया गया। 1564 में मुजफ्फर खां को दीवान नियुक्त किया गया और राजा टोडरमल उसका सहायक नियुक्त हुआ। उन्होंने अब तक चली आ रही प्रणाली में 2 बड़े दोष बताए। पहला था लगान की अनुमानित राशि और दूसरा संपूर्ण राज्य में एक ही दर एवं भाव के निश्चय के आधार पर सरकारी मांग रखना। समझ में आई बात? पहला तो उन्होंने अनुमान के आधार पर, जो अनुमान क्यों कर रहे हो भाई? जाओ सर्वेक्षण करो, सर्वे करो और पता करो कि क्या कैसा हो रहा है, उसके आधार पर काम करो ना। प्रिडिक्ट करके काम करोगे तो वो सही कभी नहीं होगा। अगर आपको सच में एक्चुअली कोई काम करना है तो आपको जमीन में उतरना पड़ेगा। बिना जमीन में उतरे आप प्रिडिक्शन के आधार पर चीजें करेंगे तो वो कदापि सही नहीं हो सकती है। अगर उन चीजों को आपको सही में अमली जामा पहनाना है तो आपको जमीनी तौर पर उतरना पड़ेगा और देखना पड़ेगा
बिना देखे बिना समझे आप उन चीज़ों पर काम नहीं कर सकते हैं। ये बात जान लो आप। अगर आपको सच में चीज़ें दिखानी है कि कितनी बेहतरीन है, कितनी सुंदर है, तो आपको उतरना ही पड़ेगा और आपको लोगों का सर्वेक्षण करना ही पड़े। क्यों मांग करी जाती है कि जनगणना की जानी चाहिए? क्योंकि जब तक जनगणना नहीं होगी देश की, तब तक सही आंकड़े ही नहीं पता चलेंगे कि देश में कितने लोग रहते हैं, कितने लोगों के पास रोजगार है, किस प्रकार के रोजगार में वो इंगेज है, ये पता ही नहीं चल पाएगा ना। हमारी आज के एट ए टाइम हमारी सरकार के पास कोई फ्रेश डाटा ही नहीं है कि हमारे देश में कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने लोगों के पास आवास है, कितने लोगों के पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं पता सरकार को। आज जो सरकार डाटा बताती है वो अनुमानित डाटा है, वो अनुमानित है, वो एक्चुअल डाटा नहीं है। 2011 के आधार पर जो जनगणना हुई है उसी के आधार पर आज 14 सालों से देश चल रहा है, उसी के आधार पर। नया कुछ है ही नहीं हमारे देश के पास। तो सरकार को अगर विकास करना है तो उनको एक्चुअली डाटा कलेक्ट कराना भी चाहिए, लेकिन कहां, सरकार के पास तो दूसरे ही मुद्दे हैं। गड्ढा खोदो, दूसरी चीजें निकालो, तो गड्ढा खोद लो, फिर निकाल लो जो निकालना है। फिर आगे सुनो क्या है आगे। ठीक है, उसे कुछ सफलता प्राप्त हुई, परंतु सरकार द्वारा जमीन की माप जोख कराने का अभी भी अपने आदमियों द्वारा प्रबंध न करने तथा पट्टीदारियों के रिकॉर्ड से काम न होने के कारण 1566 में मुजफ्फर खान ने जो कर पत्रक तैयार किया वह सही आय से पूरी तरह मेल नहीं खाता था। हाँ, दूसरे दोष के निवारण में उसे आवश्यक सफलता प्राप्त हुई। इन प्रयत्नों के फलस्वरूप आगे से सरकारी मांग नगदी में वसूल की जाने लगी। यह मांग एक समान आधार पर नहीं थी, वरन विभिन्न स्थानों पर जो अनाज के मूल्य की दरें प्रचलित होती थी उन्हीं के आधार पर प्रस्तुत की जाती थी। इस प्रकार मुजफ्फर खां के प्रयासों के फलस्वरूप भू व्यवस्था के एक ही दोष का निवारण हो पाया। भूमि व्यवस्था की कमियों को देखते हुए 1569 में एक और प्रयोग किया गया। नए दीवान शियाउद्दीन अहमद ने जहां तक खलासा भूमि का संबंध था वहां तक शेरशाह के कारोरोपण के सिद्धांत को त्याग दिया और खेतों में होने वाली पैदावार का एक काम चलाओ अंदाज लगाकर सरकारी मांग प्रस्तुत करने की परिपाटी प्रारंभ की। यह प्रणाली नस्क कहलाती है तथा आमतौर पर खनकूद के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें फसल की नाप जोख किए बिना ही जमीन की पैदावार का एक साधारण सा अनुमान लगाया जाता था। जब फसल पक जाती थी तो गांव के मुखिया तथा कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ सरकारी गुमस्ते खेतों पर जाते थे और इनमें से प्रत्येक व्यक्ति खेत की कुल पैदावार का अपना अपना अनुमान लगाता था। इन्हीं के आधार पर प्रत्येक खेत की कुल औसत पैदावार निकाल ली जाती थी और उस पर सरकारी कर निर्धारित किया जाता था। यदि काश्तकार को यह लगता था कि पैदावार ज़्यादा आंकी गई है और वह इस पर आपत्ति करता था तो समझौता कर कोई बीज की राशि तय करके मामला निपटा दिया जाता था। मतलब डामाडोल ही था। जब तक आप प्रिडिक्ट करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। प्रिडिक्शन इज नॉट अ गुड रूट ऑफ कलेक्टिंग टैक्स। अगर आप सच में चाहते हो कि आपकी कमाई बेहतर हो तो आपको जमीनी तौर पर उतरना पड़ेगा। आप अगर अपने आप को बेहतर करना चाहते हो तो आप ज़मीनी तौर पर उतरें, फील्ड वर्क करें, और फील्ड वर्क करेंगे तभी बेहतर हो पाएगा। और अगर आप फील्ड वर्क नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। झुनझुना बजाने से कुछ नहीं होता, समझ में आई बात? काम करने से सब कुछ होता है। काम करोगे तो सब होगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, समझ में? मैं अगर काम नहीं करूँगा तो मेरा विकास कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। तो वही चीज़ है, अगर साम्राज्य को आगे बढ़ाना है तो आपको भी काम करना पड़ेगा। हाथ में झुंझुना लेकर बैठ जाने से काम नहीं होने वाला, समझ में आई बात?
चौथा प्रयोग 1570-71 में किया गया, जबकि प्रत्येक परगने के लिए अलग अलग भूमि कर दरों की नई अनुसूचियां भूमि की वास्तविक पैदावार के आधार पर तैयार की गई। इस कर प्रणाली के अंतर्गत इस बार जागीरी भूमि भी आ गई, जो अब तक माल मंत्रालय के नियंत्रण के बाहर ही रहती आई थी। नष्क प्रणाली त्याग दी गई और सरकारी अधिकारियों द्वारा जमीन की उचित नाप जोख तथा खेतों की कुल पैदावार को आंकने के आधार पर कर निर्धारण की दरों की अनुसूची तैयार की गई। इस प्रणाली के जन्मदाता राजा टोडरमल थे और यही सक्सेसफुल होती है। समझ में आई बात? यही सक्सेसफुल होती है और इसीलिए राजा टोडरमल को अकबर के वित्तीय दरबार, वित्तीय तंत्र का बादशाह भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इसकी सारी की सारी वित्तीय समस्या का निपटारा कर दिया था। समझ में आई बात? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।